हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदाक्षी क्लासेस में। बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है वेदाक्षी क्लासेस यूपी बोर्ड के लिए समर्पित एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सभी विषयों के रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह के वीडियोस प्राप्त होते हैं। बच्चों, लगातार आप लोग फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इंग्लिश की लाइव क्लासेस में शाम को जुड़ रहे हो। इसी प्रकार से आप लोग इन क्लासेस को देखते रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करने के लिए बच्चों, समय से आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जो हमने 15 नवंबर डेडलाइन दी है, वहाँ तक सिलेबस आपका मुझे पूरा करना है। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। तो बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियोस जिन चैप्टर के आपको मिले हैं वो है केमिस्ट्री पार्ट 1 एनसीईआरटी का, जिसमें मैंने आपको दूसरा चैप्टर यानी विलयन करा दिया। एनसीईआरटी का मैंने तीसरा चैप्टर करा दिया वैद्युत रसायन। एनसीईआरटी का मैंने आपको नवा चैप्टर करा दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजक यौगिक। और अब बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं, आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 यानी पृष्ठ रसायन। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर और लेंगे फर्स्ट बुक से ही, और साथ साथ बच्चों आपको हम लाइव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शाम को 7 से 8 डेली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ते रहिए। तो बच्चों, ये जो क्रम है केमिस्ट्री का है, ये मैंने आपको बताया। अधिशोषण के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो मेरा वीडियो है ये अधिशोषण के ऊपर है, यानी एडजॉर्प्शन के ऊपर है। जानेंगे हम लोग अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। ठीक है, फिर यह भी जानेंगे अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है। ये सब कुछ बच्चों आपके कोर्स में है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आपके कोर्स में बच्चों है ठोसों पर गैसों का अधिशोषण, यानी गैसें किस प्रकार से ठोसों के ऊपर अधिशोषित होती हैं, आज हम लोग यह भी समझेंगे। और यह भी जो जानेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले, यानी ठोसों पर जो गैसों का अधिशोषण है उसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं। साथ ही साथ बच्चों, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक कोलाइडी अवस्था यानी कोलाइडी विलयन। कोलाइडों के बारे में पढ़ना है हमें। कोलाइड क्या होते हैं, वास्तविक विलयन क्या होते हैं, सस्पेंशन यानी निलंबन क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है इन तीनों में, द्रव रागी, द्रव विरागी, बहु आणविक और वृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन, ये सब बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन आदि। ठीक है, तो बच्चों ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके कोर्स में, ये हम पढ़ाएंगे। 5 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस चैप्टर को जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, साथ ही साथ हम आपको वो क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे जो आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है अधिशोषण के ऊपर, और अगला जो वीडियो होगा वो होगा अधिशोषण के ऊपर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं और जानते हैं अधिशोषण किसे कहते हैं। ठीक, इस चैप्टर से 30% में एक टॉपिक डिलीटेड है, पूरा का पूरा टॉपिक डिलीटेड है, और वो टॉपिक है बच्चों उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस। तो अब आपको उत्प्रेरण के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, एंजाइम उत्प्रेरण भी नहीं पढ़ना, यह भी नहीं जानना कि एंजाइम क्या होते हैं और उनके क्या क्रियाविधि है। ठीक है, तो एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उत्प्रेरण एक्चुअली पूरा ही नहीं पढ़ना। तो कैटालिसिस यहाँ पर आपका डिलीटेड है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की, और जानते हैं, क्या जानते हैं, तो चलिए बच्चों हम लोग जानते हैं आज का टॉपिक हम लोग का है अधिशोषण क्या होता है। बच्चों, आप लोगों ने कई बार अवशोषण शब्द तो सुना होगा, या कई बार अपने जीवन में ऐसा प्रयोग जरूर देखा होगा कि जब आप इंक पैड के ऊपर इंक डालते हैं, इंक जानते हैं ना, स्याही, तो क्या होता है, इंक पैड के भीतर स्याही चली जाती है। ठीक है, यानी इंक पैड स्याही को सोख लेता है। या कभी आपने फोम देखा हो, जब आप फोम के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी फोम के अंदर चला जाता है। ठीक है, कई बार गद्दे वगैरह पे पानी हम लोग क्या गिर जाता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि पानी जो है वो गद्दे के ऊपर तो नहीं रहता, वो पानी गद्दे के अंदर चला जाता है। रुई जो होती है, कॉटन, वो पानी को पूरा पूरा या स्पंज सोख लेता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमने अपने दैनिक जीवन में देखे हैं जहां हम अवशोषण को समझते हैं। ठीक है,
लेकिन बच्चों इसके साथ ही साथ एक इसका दूसरा फिनोमिना भी है, दूसरा पहलू भी है, वह भी हमें समझना चाहिए। और वह बच्चों अवशोषण नहीं है, वह है अधिशोषण। ठीक है, तो कई बार बच्चे अवशोषण और अधिशोषण दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे आप इस पेन को इंक में डुबोएं और बाहर निकाल लें, तो बेटा इंक के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यानी जो स्याही है वो उसके कण केवल इस पेन की सतह पर रहेंगे, सतह के भीतर नहीं जा पाएंगे। ये है बच्चों अधिशोषण। यानी अधिशोषण में जो कण होते हैं वो केवल सतह के ऊपर ही रहते हैं, सतह के भीतर नहीं जा पाते। जबकि अवशोषण में जो कण होते हैं वो सतह के भीतर तक चले जाते हैं, यानी सतह के भीतर जाके पूरे में फैल जाते हैं। ठीक है, आप कॉटन लीजिए, कॉटन माने रुई लीजिए, या स्पंज का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, आप उसके बीचों बीच में पानी गिराइए, आप देखेंगे कि स्पंज धीरे धीरे पूरा गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो स्पंज में अंदर जाकर के यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपने समझा अवशोषण को। लेकिन अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है। अधिशोषण में जो कण होते हैं वो केवल सतह के ऊपर ही रहते हैं। आप बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं या आप साइकिल चला रहे होते हैं, कहीं अगर बहुत धूल उड़ रही है तो धूल के कण क्या होते हैं, हमारे आपके शर्ट के यानी कपड़ों के ऊपर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो धूल के कण हमारे कपड़ों पर एकत्रित हो गए, अर्थात जो कण है वो केवल सतह पर ही रहे, सतह के भीतर नहीं जा पाए धूल के। यह है बच्चों अधिशोषण। हम अपनी बॉडी पे कई बार पाउडर छिड़कते हैं, गर्मियों में डर्मीकूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो जो पाउडर है बच्चों वो हमारे स्किन के ऊपर रहता है, सतह पर रहता है, स्किन पर, सतह के भीतर यानी स्किन के अंदर जाके रक्त में नहीं मिल जाता। तो बच्चों ये भी क्या है, यह एक अधिशोषण है। हम अपने स्कूल जाते हैं कई दिनों की छुट्टियों के बाद, तो देखते हैं डर्ट जमा है, यानी कि सीटों के ऊपर धूल एकत्रित है। तो धूल के कण बच्चों केवल लकड़ी की मेज के ऊपर होते हैं, मेज के अंदर, यानी कि कहिए कि लकड़ी को तोड़ के उसके अंदर नहीं चले जाते, केवल मेज के यानी सतह के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जिसे हम कपड़े से आराम से साफ कर देते हैं। तो बच्चों ये कुछ सामान्य उदाहरण है जिनमें मैंने आपको बताया कि ये अधिशोषण हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है अधिशोषण के ऐसे उदाहरणों के बारे में जहां पर किसी गैस का अधिशोषण किसी ठोस की सतह पर हो रहा हो। क्योंकि अभी आपने पढ़ा पीछे, हमें पढ़ना है गैसों का अधिशोषण ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोस सतह हो और उस पर गैसें अधिशोषित हो रही हो। अब धूल वगैरह के कण तो बच्चों ठोस कण हैं, हमें इनका अधिशोषण नहीं यहाँ पढ़ना है, हमें पढ़ना है गैसों का। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाइए, अपने दिमाग को इस तरह से क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में दो बातें, कि अधिशोषण और अवशोषण दो अलग अलग बातें हैं। क्या क्या? अधिशोषण और अवशोषण दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये बात यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये अधिशोषण है और इसके दूसरे तरफ हम लोग लिख रहे हैं अवशोषण। अवशोषण, ठीक है, तो अवशोषण को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो अधिशोषण और अवशोषण दो चीजें होती हैं। कहीं कोई अगर आपको समस्या लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। ठीक है, आपकी समस्या हमारी समस्या। अरे आ जाओ भाई। ठीक है, तो बच्चों अधिशोषण में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो केवल सतह पर रहते हैं। अधिशोषण की परिभाषा क्या लिखी जाएगी? तो इसकी डेफिनेशन है, अधिशोषण की परिभाषा है, जब किसी एक पदार्थ के कण, जब किसी पदार्थ, अब पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में केवल गैसों की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ के कण, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर, किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर
एकत्रित हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अधिशोषण में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केवल सरफेस के ऊपर रहते हैं, सरफेस के भीतर नहीं जा पाते। ठीक है, यानी कि यह एक सतह प्रक्रिया है, यह एक सतही प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया है, यानी मॉलिक्यूल रिटेन ओनली एट द सरफेस, डू नॉट एंटर इन द सरफेस। ठीक है, ये बच्चों एक अंतर हो गया। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, अवशोषण की। तो अवशोषण क्या होता है बच्चों, यह एक स्थूल प्रक्रम है, बल्क फिनोमिना है। स्थूल प्रक्रम क्यों है? क्योंकि इसमें जो कण होते हैं किसी पदार्थ के, एक पदार्थ के, वो दूसरे पदार्थ के भीतर पूर्ण रूप से चले जाते हैं। ठीक है, और अंदर जाके भीतर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह एक स्थूल प्रक्रिया है, स्थूल प्रक्रिया यानी कि बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना, यह एक बल्क फिनोमिना यानी स्थूल प्रक्रिया है जिसमें किसी एक पदार्थ के कण, किसी एक पदार्थ के कण, पार्टिकल्स दूसरे पदार्थ की सतह के भीतर, सतह के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, सतह के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बल्क फिनोमिना है और यह एक सतही प्रक्रिया है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज एन सरफेस फिनोमिना। ये क्या है? सरफेस फिनोमिना है। तो बच्चों हमेशा क्या होते हैं, कुछ परिभाषाओं के कीवर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उन्हें आप कभी ना भूला करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो की पॉइंट है वो है स्थूल प्रक्रिया यानी बल्क फिनोमिना, अवशोषण में, और यहाँ क्या है? सतही प्रक्रिया, ये यहाँ का की पॉइंट है। आप इन की पॉइंट्स को जरूर दिमाग में रखा कीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों पहला अंतर कह लें या कह लें ये पहली परिभाषा है। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है अधिशोषण के अंदर कि ये यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान रूप से। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली होता है यानी एक समान रूप से सभी के सभी कण जो एक पदार्थ के हैं वो दूसरे पदार्थ के भीतर समान रूप से भीतर जाकर के वितरित हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों में एक बड़ा अंतर है, अधिशोषण में और अवशोषण में। इसके उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। देखिए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल। तो बच्चों अधिशोषण का जो एग्जाम्पल है वो आपने पहला एग्जाम्पल, जो कि आपके यहाँ गैसों का पढ़ना है, तो देखिए ये है हाइड्रोजन का अधिशोषण। ये निकिल की सतह है, किसकी सतह है? निकिल धातु की, और इस निकल धातु की सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस के अणुओं का अधिशोषण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस के अणु निकल धातु की सतह के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है यहाँ पर? ये अधिशोषण है। ये क्या है? अधिशोषण है, क्योंकि गैस के जो अणु हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो केवल और केवल सतह पर रहेंगे, किसकी? निकिल धातु की सतह के भीतर नहीं जा सकते। निकिल की जगह पर आप पैलेडियम धातु भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बच्चों अधिशोषण है। ये जो मैंने गोले गोले बनाए हैं ये कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर अधिशोषण हो रहा है। ठीक, अगर हम अवशोषण की बात करें, इसके उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरणों में देखिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? कि आप इंक को, स्याही को कहाँ डालें? ब्लॉटिंग पेपर, इंक पैड पे डालें। ठीक है, तो जब आप इंक को इंक पैड में डालते हैं तो बेटा इंक जो स्याही होती है वो पूरे के पूरे
पैड के अंदर सोख जाती है, यानी पैड जो होता है वो स्याही को पूरा पूरा सोख लेता है। ठीक है, तो इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को जिसमें इंक के पार्टिकल पूरा अंदर तक चले गए, दिस फेनोमिना इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अवशोषण। ये अधिशोषण नहीं है, ये अवशोषण है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको अधिशोषण और अवशोषण में अंतर दोनों में स्पष्ट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं अधिशोषण में और चीज़ों के बारे में। ठीक है, कुछ टर्म्स को समझते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे दो चीज़ें मैंने आपसे कही कि अधिशोषण में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर, अब ये दोनों पदार्थ क्या कहलाएंगे, बार बार इनको पदार्थ पदार्थ बोलेंगे क्या, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको किसी विशेष नाम से जानना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था, निकल की सतह ली थी। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके पास निकिल धातु की या प्लेटिनम या पैलेडियम धातु की सतह है। ठीक है, निकल हो सकता है या पैलेडियम धातु हो सकती है, ये मान लो टुकड़ा है। ठीक है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के अणुओं का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, यानी अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, तो अधिशोषण यहाँ दिखा दीजिए। तो हाइड्रोजन गैस के अणु निकिल धातु की सतह के ऊपर जाके चिपक जा रहे हैं। ठीक है, इसी सरफेस पे चिपक जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो H2 गैस है, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे अधिशोष्य। क्या कहेंगे, अधिशोष्य। और इसे क्या कहेंगे आप, इसे आप कहेंगे अधिशोषक। दिस इज कॉल्ड अधिशोषक। ठीक है, ये दो शब्दों को आप ध्यान रखिए। जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है, वो शोषित करता है। ठीक है, और अधिशोष्य किसे कहते हैं, अधिशोष्य को अंग्रेजी में कहा जाता है एडजॉर्बेट, और इसे कहा जाता है एडजॉर्बेंट। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट होता है, हिंदी में अधिशोष्य और अधिशोषक होता है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, अधिशोष्य, और पैलेडियम या प्लैटिनम हो गया अधिशोषक। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। एक और अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एक और उदाहरण अगर आपको हम दें, तो जैसे मान लीजिए आपने लिया चारकोल की सतह, किसकी, चारकोल। चारकोल जानते हैं ना, रोड बनाने में यूज़ किया जाता है। तो आपने चारकोल की सतह ली। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल है, बहुत क्रियाशील है। तो ये चारकोल की सतह है, सरफेस है, और इसके ऊपर हम किसका, ऑक्सीजन का अधिशोषण कराएं। तो ऑक्सीजन गैस के अणु इसकी सतह पर आकर ऐसे एकत्रित हो गए। ठीक, ये ऑक्सीजन है, तो ये O2 गैस है। तो O2 गैस के अणु इसकी सतह पर आकर एकत्रित हो गए, किसकी, चारकोल की, यानी कार्बन की सतह पर। तो बच्चों इस सतह को हम क्या कहेंगे, इस सतह को हम कहेंगे अधिशोषक। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, ये अधिशोषक है। और इसे हम क्या कहेंगे, चूंकि ये आके अधिशोषित हुआ है गैस का मॉलिक्यूल, तो इसे हम लोग कहेंगे अधिशोष्य। अधिशोष्य। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे तरीके से दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे कि अधिशोष्य किसे कहा जाएगा, अधिशोषक किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, आपके यहाँ प्रश्न कई बार आ चुका है कि अधिशोष्य और अधिशोषक क्या होते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अधिशोष्य तथा अधिशोषक में अंतर बताइए, या ये क्या है। ठीक है, अधिशोषक क्या होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो आप डिफाइन कर लेंगे अधिशोष्य और अधिशोषक। ओके, अधिशोष्य और अधिशोषक आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो ये दो उदाहरण हैं, इन दोनों उदाहरणों में हाइड्रोजन का पैलेडियम धातु पर, ऑक्सीजन का इस सतह पर अधिशोषण हो रहा है।
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी गैस का किसी सतह पर अधिशोषण होता है तो इसे एक और टर्म से जानते हैं, इसका एक और नाम है, इसे बच्चों हम लोग और कहते हैं दूसरे नाम से, क्या कहते हैं, इसे ऑक्लूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्लूजन। ठीक, तो अंग्रेजी शब्द लिख रहा हूं, ऑक्लूजन। ठीक है, तो ऑक्लूजन क्या होता है? जब किसी गैस का किसी ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है तो इस अधिशोषण को ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक है, ऑक्लूजन की हिंदी क्या होगी? तो इसे हिंदी में बच्चों ऑक्लूजन ही कहा जाता है, ऑक्लूजन। ठीक, तो ऑक्लूजन क्या होता है? ये भी ऑक्लूजन है, ये भी ऑक्लूजन है। जब किसी गैस का किसी ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है तो इसे ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर जोड़ रहा हूं, इन टर्म्स को आप लोग जरूर याद रखें। ऑक्लूजन, तो ऑक्लूजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग थॉमस ने किया था और इन्होंने क्या बताया कि जब किसी गैस का किसी ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है। क्या होता है? अधिशोषण होता है, तो इसे ऑक्लूजन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, एग्जाम्पल क्या दिया कि हाइड्रोजन गैस का निकल सतह पर, निकल धातु की सतह पर अधिशोषण। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि जो अधिशोषण होता है ये किस प्रकार का प्रक्रम है, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो अधिशोषण सदैव, अधिशोषण की बात हो रही है, अधिशोषण सदैव बच्चों ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होते हैं, इनमें सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो अधिशोषण क्या है? अधिशोषण, कोई भी अधिशोषण हो, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी इस प्रक्रम में सदैव ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऊष्मा सदैव उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर इसे समझाइए कैसे ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ध्यान से समझिए जरा इस चीज को, इसको समझना है आपको, तो इस एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। बच्चों ये एक सतह है, मान लीजिए अभी आपने जो उदाहरण लिया निकल की ही है, ये निकल की सतह है और इस सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस के अणुओं का अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, तो गैस के अणु हवा में चारों तरफ कहीं भी उड़ रहे हैं। अब उड़ते 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 वो क्या हुए? निकल की सतह ने उन्हें आकर्षित कर लिया, क्योंकि निकल जो है वो बहुत आकर्षित सतह है हाइड्रोजन गैस के लिए। तो ये हाइड्रोजन के जो गैस के अणु इधर उधर उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते ये किसी एक सतह के ऊपर एकत्रित हो गए। अब बताओ इनकी ऊर्जा कब अधिक होगी? इनकी ऊर्जा तब अधिक होगी जब ये हवा में उड़ रहे थे गैस के रूप में, तब इनकी एंट्रोपी अधिक थी, यानी इनकी ऊर्जा अधिक थी। अब जब ये सतह पर चिपक गए, अर्थात अब ये स्थायी हो गए, अर्थात अब इन्होंने ऊर्जा निर्मुक्त की। ठीक है, तो जब भी बच्चों एंट्रोपी घटती है तो ऊर्जा हमेशा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। तो अगर इसको हम थर्मोडायनामिक्स से जोड़ें तो थर्मोडायनामिक्स में एक सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, जहां पे डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन है और टी यहाँ तापमान है, और डेल्टा एस बच्चों यहाँ पर क्या है? ये एंट्रोपी में परिवर्तन है। एंट्रोपी मतलब अणुओं की जो रैंडमनेस है, जो यादृच्छिक गति है अणुओं की, वो है। ठीक है, तो गैस में ये यादृच्छिक यानी रैंडम मोशंस बहुत होते हैं। जब गैस के अणु आकर के सतह पर चिपक जाएंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों यहाँ पर जो डेल्टा एस का मान होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर गैस के अणुओं का यहाँ पर चिपक जाने के बाद इनकी रैंडमनेस यानी इनकी यादृच्छिक जो गति है वो कम हो जाएगी, तो डेल्टा एस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो बच्चों जब भी डेल्टा एस नेगेटिव आएगा तो इससे डेल्टा एच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डेल्टा एच जो बच्चों यहाँ पर है वो हीट भी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि अणुओं की ऊर्जा
कम होगी। जब ये अपने अणु ऊर्जा घटाएंगे तभी तो यहाँ बैठेंगे भाई। पहले इनमें काइनेटिक एनर्जी अधिक थी तभी ये उड़ रहे थे, अब जब ये इस सतह पर इकट्ठा हो गए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, तो डेल्टा जी बराबर होगा नेगेटिव माइनस टी। डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव है, तो इसको आप लिखेंगे नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, ताप टेम्परेचर है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर हमें डेल्टा जी कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है जब तक डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा तब तक कभी भी प्रक्रम स्वतः यानी स्वतः प्रवर्तित नहीं हो सकता। तो अधिशोषण क्या है, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, स्वयं से होने वाला प्रक्रम है, अपने आप होने वाला प्रक्रम है। आप निकल की सतह को रख दो, हाइड्रोजन के अणु जहां भी कहीं वहां होंगे सब आकर के अपने आप सतह के ऊपर एकत्रित होने लग जाएंगे। तो यह एक अपने आप होने वाला प्रक्रम है, यानी स्वतः प्रवर्तित है। तो ये स्वतः प्रवर्तित तभी होगा जब डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी के नेगेटिव बने रहने के लिए, ध्यान से समझिएगा जरा, यहाँ पर डेल्टा जी के नेगेटिव बने रहने के लिए ताप का बच्चों क्या जरूरी है, कम होना जरूरी है। जब टेम्परेचर लो होगा तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर ताप यहाँ अधिक हो जाएगा, ताप अधिक हो गया तो अधिक हो जाने से ये मान बड़ा हो जाएगा। जब पॉजिटिव वाला मान बड़ा हो जाएगा तो बड़े मान में छोटा मान घटेगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान लो ये टी का मान अधिक हो गया, अब टी का मान अधिक हो गया तो अधिक हो जाने के कारण ये मान मान लो उदाहरण के लिए 5 हो गया, और ये मान क्या है, 3 है। तो +5 -3 आंसर +2 आ जाएगा। और जैसे ही प्लस में आएगा डेल्टा जी पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है कि प्रक्रम स्वतः अप्रवर्तित हो गया। लेकिन स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम अगर हमें बना के रखना है तो उसके लिए हमें टी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। और डेल्टा जी बच्चों नेगेटिव तभी होगा जब क्या हो, ताप कम हो। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर, तो ये तभी संभव है जब यहाँ पर ताप कम रहेगा। तो आपने देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला, यहाँ से आपने निष्कर्ष ये निकाला कि हाइड्रोजन गैस के अणु निकल की सतह पर तभी अच्छे से अधिशोषित होंगे जब ताप कम होगा, यानी टेम्परेचर लो होगा। तो बच्चों अधिशोषण जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और सभी ऊष्माक्षेपी प्रक्रमों के लिए लाशा तेलिए ने बताया है, सभी ऊष्माक्षेपी प्रक्रमों के लिए लाशा तेलिए ने क्या बताया, ये बच्चों पढ़ाया जाता है इक्विलिब्रियम में, यानी कि क्लास 11th में। तो लाशा तेलिए ने बताया कि सभी ऊष्माक्षेपी प्रक्रमों के लिए ताप सदैव क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। और यही चीज़ देखिए यहाँ पर आपकी प्रूव होकर के भी आ रही है इस समीकरण से कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव रखना है तो ताप को कम रखना पड़ेगा। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है अगर प्रक्रिया को स्वतः प्रवर्तित बनाना है तो टेम्परेचर शुड बी लो। तो बच्चों ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए लाशा तेलिए भी कह रहे हैं ताप कम होना चाहिए, और यह सूत्र भी कह रहा है ताप कम होना चाहिए। तो हम यह बात कह सकते हैं कि अधिशोषण जो होता है बच्चों वो हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवर करता है, यानी कम ताप न्यून ताप पर अच्छे से होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई करते चले जाएंगे, बहुत बढ़ा देंगे, तो बेटा अधिशोषण जो होगा वो फिर विशोषण में बदल जाएगा। विशोषण अधिशोषण की उल्टी प्रक्रिया है। विशोषण डी एडजॉर्प्शन या इसे डिसॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या होता है देखो, हाइड्रोजन के अणु आकर के सतह पर एक्यूमुलेट हो गए, मान लो एकत्रित हो गए। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ताप को बढ़ाना शुरू किया, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो ताप अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से लाशा तेलिए क्या कहते हैं, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उलट हो जाएगी, अभिक्रिया उल्टी भागने लगेगी, उल्टी दिशा में बहने लगेगी। तो यहाँ पर जो दिशा हो रही है इधर हो रही थी, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो दिशा इसकी उलट हो जाएगी, यानी कि जो भी अणु अधिशोषित हुए हैं अब ये विशोषित होने लग जाएंगे, इनका विशोषण शुरू हो जाएगा। तो अधिशोषण किस में बदल जाएगा बच्चों,
विशोषण में बदल जाएगा अगर हम ताप अधिक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उच्च ताप पर बच्चों अधिशोषण की जगह पर विशोषण होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जो थोड़ा बहुत अधिशोषण हो भी रहा है वो भी रुक जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अधिशोषण होगा ही नहीं। ठीक है, तो अधिशोषण हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवर करता है, आप इस बात का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अधिशोषण, थोड़ा सा बच्चों हम लिख रहे हैं इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। अगर हम सब चीज़ें लिखी लिखाई आपके लिए यहाँ पर पीपीटी फॉर्म में ले आएँ तो चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बेटा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट जब टीचर लिख के समझाता है तभी समझ में आता है। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए वीडियो में, ध्यान से आप इसको देखते रहिए। चीज़ें 100% समझ में आएंगी ये गारंटी है, और समझ में तभी आएंगी जब हम धीमे धीमे पढ़ाएंगे। एकदम भगा देंगे तो फिर आपको समझ में कहाँ से आएगा। तो बच्चों अधिशोषण क्या होता है? लो टेम्परेचर पे यानी कम ताप पर, अधिशोषण कम ताप पर, कम ताप पर क्या है? एक स्वतः प्रवर्तित यानी स्पॉन्टेनियस प्रवर्तित, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो बच्चों यह एक क्या ऐसा प्रक्रम हो जाएगा? स्वतः प्रवर्तित से स्वतः अप्रवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च ताप पर जो अधिशोषण है, अधिशोषण एक स्वतः अप्रवर्तित जो अपने आप ना होता हो, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये दोनों ही बातें आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो स्वतः प्रवर्तित और स्वतः अप्रवर्तित ये आपने यहाँ पर लिख लिया एक नोट पॉइंट। ठीक है, तो जब भी बच्चों कभी में पता करना होता है प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित है या स्वतः अप्रवर्तित है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा देखिए, याद करिए, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, वैद्युत रसायन, तो वहाँ पर भी इस फॉर्मूले का खूब प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस सूत्र से हमें यह पता चलता है कि प्रक्रम स्वतः अप्रवर्तित है या स्वतः प्रवर्तित है, और उसके लिए हम डेल्टा जी के मान से सदैव कंपैरिजन करते हैं, उससे पता लगाते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में बेटा आ गई है, डेल्टा जी वाली बात कि नेगेटिव है और इससे स्वतः प्रवर्तित है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे और जानते हैं बच्चों इससे जुड़े हुए एक दो और टर्म्स। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऑक्लूजन समझाया ना, ये समझाया ऑक्लूजन क्या होता है, उसी प्रकार से एक और शब्द है बच्चों जिसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन को हिंदी में कहा जाता है शोषण। ठीक है, सॉर्प्शन को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। ठीक है, ये वो वाला शोषण नहीं है जो इंसानों द्वारा इंसान का किया जाता है, ये इंसानों वाला शोषण नहीं है। ये बच्चों सॉर्प्शन मतलब जिसमें दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हों। ठीक है, जैसे आपने स्पंज लिया और पानी डाला, तो निश्चित है कि वहाँ पर अधिशोषण नहीं होगा। स्पंज में पानी डालेंगे या स्याही डालेंगे तो हमेशा वहाँ पर अवशोषण होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। अगर आपने कभी पेन को इंक में डुबोया तो हमेशा निश्चित है कि जो इंक के कण है वो पेन की सतह पर ही रहेंगे, यानी निश्चित है कि वहाँ पर अधिशोषण होगा। हाइड्रोजन का निकल की सतह पर निश्चित है अधिशोषण होगा, अवशोषण नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो इस प्रक्रम को शोषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से इसको समझिए, पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो परिभाषा क्या है? जहां अवशोषण तथा अधिशोषण, जहां अवशोषण तथा अधिशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं शोषण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में आपने क्या भर लिया? इस बीकर में आपने भर लिया
स्याही को, इंक को, ठीक है, ये आपने इंक भर दिया। अब आप इसमें क्या करिए, चौक स्टिक को डुबोइए। चौक तो सभी लोग जानते हैं ना, चौक स्टिक। अब आप इसमें किसी चौक स्टिक को डुबोइए, यानी खड़िया चौक को डुबोइए। अगर आप चौक को ऐसे डुबोएंगे और ऐसे बाहर निकाल लेंगे, डुबो के तुरंत बाहर निकाल लेंगे, काफ़ी देर तक डुबो के नहीं रखेंगे, तो बच्चों इसे हम कहेंगे क्या, अधिशोषण। तो इसे क्या कहेंगे हम, अधिशोषण कहेंगे, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल हैं वो चौक की सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह पर आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया कि खड़िया को लिया, चौक स्टिक को लिया और लेके आप काफ़ी देर तक डुबोए रहे, जैसे बिस्किट को चाय में काफ़ी देर तक डुबोए रहो, ठीक है, तो बिस्किट टूट के चाय का हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप खड़िया को काफ़ी देर तक डुबोए रहेंगे चौक में, तो बेटा जो खड़िया को डुबोए रहें काफ़ी देर तक इंक में, तो क्या होगा, इंक के पार्टिकल जो हैं वो अब चौक के अंदर जाना प्रारंभ कर देंगे, अंदर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों धीरे धीरे जो इंक के कण हैं वो चौक के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, सतह के भीतर जाना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर अवशोषण भी होने लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर चौक स्टिक में, यहाँ चौक में क्या क्या हो रहा है, चौक अगर इंक में डाला और निकाला तो बच्चों अधिशोषण होगा, और अगर डाल के ही रखे रहे थोड़ी देर तो वहाँ पर अवशोषण शुरू हो जाएगा। यानी चौक और इंक के बीच में अधिशोषण भी संभव है, अवशोषण भी संभव है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा ये शोषण कहलाएगा, यानी सॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इसे सामूहिक रूप से शोषण कहा जाता है। सामूहिक रूप से इंसानों का शोषण नहीं है, ये इंसान का इंसान के द्वारा शोषण नहीं है। तो आपने समझा ये भी टर्म। एक और टर्म है बच्चों जो आप लोग के यहाँ प्रयोग होता है, और वो है, मैंने भी आपको बताया, डिसॉर्प्शन यानी विशोषण। विशोषण, विशोषण को हम लोग कहते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है, अधिशोषण हो जाने के बाद, अधिशोषण हो जाने के बाद क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सतह को छोड़कर वापस जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं विशोषण। अब आपको लग रहा होगा सर ये सब कुछ आप इतनी देर से जो बोल रहे हो इसका हमारे से क्या मतलब, इसका हमारे से क्या कनेक्शन। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, क्या बात ध्यान रखो कि केमिस्ट्री में हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हमसे आपसे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उसका हमसे आपसे कनेक्शन है, बस वो ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहाँ कनेक्शन है हमारा आपका इसके साथ में अधिशोषण का। तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल तो वैसे आपको शुरुआत में बताए ही हैं अधिशोषण के, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें विशोषण के संदर्भ में, तो बच्चों अधिशोषण के बाद अगर विशोषण नहीं होगा तो सतह कभी खाली नहीं होगी, और सतह खाली नहीं होगी तो दूसरे अणुओं को मौका कब मिलेगा आकर के यहाँ जुड़ने का, ठीक है। अधिशोषण होता क्यों है, अधिशोषण होता इसलिए है कि सरफेस पे आकर के जो गैस के अणु हैं वो आके सतह पर जुड़ जाएं और जुड़ करके अभिक्रिया में मदद कर सके, रिएक्शन को फास्ट कर सकें, ठीक है। इसको पहले एग्जाम्पल से जोड़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन यूज होती है C2CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम कहते हैं एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। जब एथिलीन और हाइड्रोजन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस के रूप में होता है और एथिलीन भी गैस के रूप में होती है। निकेल यहाँ पर बच्चों उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 200 डिग्री के आसपास अभिक्रिया का ताप होता है। इस अभिक्रिया में बच्चों यहाँ उत्पाद बनता है, क्या बनता है कि दो हाइड्रोजन है, एक इस पर और एक इस पर जाके जुड़ जाते हैं, बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? दिस इज हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इस हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में बच्चों होता ये है, क्या होता है हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में होता बच्चों यहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन के अणु यहाँ पर जाके जुड़ते हैं इसमें, यानी योग हो रहा है। अब आप समझो एथिलीन के अणु अभिक्रिया करा रहे हो तो किसी न किसी बीकर में हो रही होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने गैस को भर दिया, कौन कौन सी गैस को? दो गैसों को, एथिलीन को भी भर दिया और हाइड्रोजन को भी भर दिया। जब दो गैस के अणु यहाँ पर होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है कि जो गैस के अणु होते हैं वो सदैव उड़ते रहते हैं हवा में, यानी
कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और एथिलीन के अणु गैस के रूप में एक दूसरे से दूर दूर उड़ते रहेंगे। ठीक, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होगी। क्यों? क्योंकि ये भी गैस का ये भी गैस का, जब कहीं उड़ते उड़ते टकरा जाएंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, नहीं टकराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो बच्चों इनकी आपस में अभिक्रिया जल्दी हो जाए उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर निकल का पाउडर, निकल जो धातु है इसको चूर्ण के रूप में, या हमने कह दीजिए पैलेडियम धातु को चूर्ण के रूप में यहाँ पर डाल दिया। अब उससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आप पैलेडियम या निकल धातु को चूर्ण के रूप में डालेंगे तो उससे जितने भी हाइड्रोजन इस कंटेनर के अंदर है वो सारे के सारे हाइड्रोजन के अणु तुरंत जा करके निकल या पैलेडियम धातु की सतह पर उस पाउडर के ऊपर, यानी जो नीचे पाउडर इकट्ठा हो गया है उसके ऊपर जाके एकत्रित होने लग जाएंगे। अब उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जो एथिलीन के अणु हैं जो अभी तक हाइड्रोजन को ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ हो, मुझे मिल जाओ, मैं तुमसे जुड़ जाऊं, अब एथिलीन के अणुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है बीकर में। अब ये सीधे जाएंगे कौन से अणु, एथिलीन के अणु। एथिलीन का मान लो ये वाले अणु हैं, ये सीधे जाएंगे धातु पर और यहाँ बैठा हुआ है कौन, हाइड्रोजन, सीधे हाइड्रोजन को उठाएंगे, एक एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, प्रोडक्ट। फिर एथिलीन का अणु जाएगा सीधे हाइड्रोजन की क्रिया करेगा, इथेन। फिर एथिलीन का अणु जाएगा हाइड्रोजन को उठाएगा, क्रिया करेगा और इथेन। यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर अधिशोषित हुई है, इस अधिशोषित हाइड्रोजन का पूरा फायदा कौन उठाएगा, एथिलीन। क्योंकि अब एथिलीन को बीकर में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन उपलब्ध है। यानी एथिलीन के अणुओं का स्टेशनरी हाइड्रोजन से यानी स्थैतिक हाइड्रोजन से क्रिया करना आसान है, बजाय इसके कि वो हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन उड़ रहा है उसकी ऊर्जा भी अधिक है, जो हवा में है उसकी ऊर्जा भी अधिक है, काइनेटिक एनर्जी भी अधिक है। तो जब तक एथिलीन ने उसको अप्रोच किया तब तक वो दूसरी जगह चला गया। तो हाइड्रोजन का स्टेशनरी यानी फिक्स हो जाने से यह फायदा होगा कि अब एथिलीन के अणु बड़े आराम से जाकर के हाइड्रोजन से योग कर सकते हैं, और योग कर सकते हैं तो उत्पाद बन सकता है। यह फायदा है बेटा यहाँ पर अधिशोषण का। अभिक्रियाओं में इस तरह से अधिशोषण को आप समझिए, अधिशोषण करा के हमें आपको क्या मिल रहा है, हमें आपको क्या मिल रहा है, इस अभिक्रिया में इथेन उत्पाद मिल रहा है। या अगर आप चारों सर हमें इथेन का क्या काम, कोई और डायरेक्ट दूसरी अभिक्रिया बताइए। देखिए हाइड्रोजनीकरण का एग्जाम्पल बता रहा हूं। हाइड्रोजनीकरण का एक एग्जाम्पल है कि जब आप वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकल या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में, तो बनता है वेजिटेबल घी। ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है। अब इस क्रिया में वनस्पति तेल और वनस्पति घी, बड़ी समस्या है। तेल बेटा क्या होता है, द्रव के रूप में, और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस के रूप में। अब बताओ वनस्पति तेल किस प्रकार से हाइड्रोजन से क्रिया करें। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप तेल में हाइड्रोजन को भेजो, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में कैसे वहाँ क्रिया करेगा। आसान तरीका ये है कि आप इसमें निकल उत्प्रेरक डाल दो और हाइड्रोजन को भेज दो। जितनी भी हाइड्रोजन आप डालोगे वो सारी की सारी हाइड्रोजन निकल धातु की सतह पर जाकर के चिपक जाएगी। अब हाइड्रोजन फिक्स है। अब वेजिटेबल ऑयल के लिए बड़ा आसान है, इन हाइड्रोजन को उठाया और उठा के तुरंत वनस्पति तेल से क्या बना दिया, वनस्पति घी। रिएक्शन करना आसान हो गया। तो बच्चों रिएक्शन को आसान बनाने के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये सब ऑक्लूजन जो मैंने आपको बताया, अधिशोषण, ये सब करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे काम की चीज़ें यहाँ बनती हैं। ये सब प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमें ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको अधिशोषण समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर देखिए विशोषण का मतलब भी आपको समझ आ गया। क्या समझ आ गया कि जब अधिशोषण हो जाता है तो किसी अभिक्रिया में जो दूसरा पदार्थ होता है वो जाकर के उन मॉलिक्यूल्स को सरफेस से उठा लेता है। ठीक है, सरफेस से उठा लेता है और उठा के बना देता है मेन प्रोडक्ट। यानी ये अधिशोषण जो हुआ ये विशोषण हो जाता है। इनको ये उठा ले गया, फिर दूसरे हाइड्रोजन के अणु आएंगे, चिपक जाएंगे, फिर जाके ये उठा लेगा, फिर दूसरे आएंगे, फिर ये उठा लेगा, फिर दूसरे आएंगे, फिर ये उठा लेगा। यानी ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी, प्रोसेस चलता रहेगा और रिएक्शन आसानी पूर्वक आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने समझा यहाँ पर विशोषण को। तो विशोषण क्या होता है, अधिशोषण का उल्टा। तो अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। विशोषण कहते हैं।
ठीक है, डिसऑर्प्शन कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अधिशोषण का पूरा आपको मैंने जो टर्म्स था वो सब वगैरह बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और बच्चों जानते हैं अधिशोषण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ अधिशोषण, यानी कि अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण के प्रकार ये आपके कोर्स की चीज है, इसे आप अच्छे से समझिए। तो अधिशोषण बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा मैंने क्या बताया, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में। सबसे पहले समझेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन को। तो भौतिक अधिशोषण में बच्चों क्या होता है, ध्यान समझिएगा। भौतिक अधिशोषण में अभी अभी जो आप पढ़ रहे थे हाइड्रोजन वाला उदाहरण, निकल की सतह पर, यह भौतिक अधिशोषण है। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु जाके सतह के ऊपर चिपक जाते हैं और दोनों के बीच में एक वांडर वाल फोर्स यानी घटिया फोर्सेस काम करते हैं, कमजोर बंध होते हैं इनके बीच में, कोई स्ट्रॉन्गर फोर्सेस नहीं काम करते। ठीक है, तो जब अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों के मध्य में क्या हो, वीक वांडर वाल फोर्सेस होते हैं, तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं भौतिक अधिशोषण। तो मान लीजिए निकिल धातु की यह सतह है चूर्ण के रूप में, और इसके ऊपर कौन से हाइड्रोजन गैस के अणु जाकर के चिपक गए। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो अधिशोषण हुआ है इसे हम कहेंगे भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि भौतिक अधिशोषण में यहाँ बताइए कौन अधिशोष्य अधिशोषक है, तो ये है अधिशोषक। तो अधिशोषक, और ये क्या है, अधिशोष्य, अधिशोष्य। तो बच्चों जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में दुर्बल वांडर वॉल बल कार्य करते हैं, कौन से, दुर्बल वांडर वॉल, दुर्बल वांडर वॉल बल कार्य करते हैं, तो बच्चों वहां पर उसे हम कहते हैं क्या, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में वीक वांडर वॉल बल कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम यही बात करें रासायनिक अधिशोषण की यानी केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, यहां पर दोनों के मध्य में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करते हैं, मजबूत बल कार्य करते हैं। जरा देखिए, अभी आपने एग्जाम्पल समझा था थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, जिसमें मैंने आपको चारकोल बताया था। क्या बताया था, चारकोल। तो अगर हम चारकोल यानी एक्टिवेटेड कार्बन पर ऑक्सीजन के अधिशोषण को समझें, तो बच्चों जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल के साथ में रासायनिक क्रिया करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक कहावत है ना, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, भगवान भजन करने गए थे और वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, कुछ इनकम हो जाए उसके लिए कपास को ओट के रस्सियां बनाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन के अणु थे जो उड़ रहे थे हवा में, वो आकर के सतह के ऊपर जुड़ गए, और जुड़ने का उद्देश्य ये था कि किसी दूसरे का भला करेंगे, किसी दूसरे अभिकारक को ऑक्सीजन चाहिए तो उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हुआ क्या, चूंकि चारकोल यानी कार्बन बहुत क्रियाशील है, एक्टिवेटेड है, इसलिए बच्चों ये क्या करेगा, इन ऑक्सीजन के अणुओं के साथ खुद ही क्रिया शुरू कर देगा, यानी यहाँ अभिक्रिया होने लग जाएगी, C+O2 गिव्स CO2। तो आया था O2 और O2 C से क्रिया करके क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बेटा CO2 में। तो अब जो अणु यहाँ सतह के ऊपर हैं वो कौन है, CO2 के हैं। आया था O2 बन गया CO2। अब जब विशोषण होगा तो विशोषण में बेटा O2 नहीं जाएगा, विशोषण में कौन जाएगा, CO2 जाएगा। यानी जब भी ये अणु सतह को छोड़ के जाएंगे तो O2 के रूप में नहीं जाएंगे, ये CO2 के रूप में जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर हुआ था अधिशोषण, कराना था अधिशोषण, लेकिन अधिशोषण के साथ साथ यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हो गई, और उस रासायनिक क्रिया में एक उत्पाद बन गया, CO2 उत्पाद बन गया, जिसके अंदर C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो इस प्रकार के रासायनिक बंध बन गए। ठीक है, तो जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में रासायनिक बंध बन जाते हैं,
केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं, अधिशोष्य अधिशोषक के साथ रासायनिक क्रिया कर लेता है, तो बच्चों उसे हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। नाम से ही लग रहा है, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में रासायनिक बंध बन जाते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, क्योंकि रासायनिक बंध है तो स्ट्रांग होंगे, तो प्रबल रासायनिक बंध, रासायनिक बंध बन जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं किसके किसके मध्य में बच्चों, तो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में। इसमें कौन है, जो सरफेस पे आया था इसे हम लोग बच्चों कहते हैं अधिशोष्य, और ये कौन है, ये है अधिशोषक, शोषित कर रहा है, अधिशोषक। और इन दोनों के बीच में बन गया एक सतह उत्पाद यानी सरफेस प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे सतह उत्पाद। ये सतह के ऊपर एक प्रोडक्ट बन गया जिसे हम सरफेस प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई सरफेस प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ कोई सतह उत्पाद नहीं बनता, क्यों, क्योंकि इनके बीच में दुर्बल वान डर वाल कार्य करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक सरफेस प्रोडक्ट बन जाता है, एक सतह उत्पाद बन जाता है। तो ये दोनों में एक प्रमुख अंतर है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में। अब चलिए बच्चों हम लोग जानते हैं इनका डिटेल में अंतर, एक एक अंतर को बहुत स्पेसिफिक रूप से अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन से अंतर हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। भौतिक, कई बार का बोर्ड परीक्षा में आपके यहाँ पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वैसे तो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से आप 3 या 4 अंतर भी लिख दें, वैसे 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 3 या 4 अंतर भी लिख दें तो आधे आधे नंबर के 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट्स बताऊंगा और सारे ही पॉइंट का एक एक का विश्लेषण करके बताऊंगा, जिससे कि आपको इन दोनों में अंतर बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो जाए और आप पेपर में 4 नहीं कम से कम 6 अंतर लिख करके आएँ। ठीक है, तो देखिए जरा बच्चों क्या क्या अंतर है इनके बीच में। तो ये मैंने आपके लिए पीपीटी बना रखा है क्योंकि लिखने में टाइम लगता। तो भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर, पहला अंतर है बच्चों आकर्षण बलों की प्रकृति का। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डर वाल कार्य करते हैं, वीक वान डर वाल फोर्स कार्य करते हैं, और यहाँ पर बच्चों स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं। देखा ना आपने, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा अंतर बच्चों यहाँ पर क्या है, उत्क्रमणीयता का। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। आपने देखा ना भौतिक अधिशोषण में क्या हुआ, हाइड्रोजन आया, सतह पर जुड़ा और वापस कौन गया, हाइड्रोजन ही गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन ने सरफेस पे रिएक्शन कर लिया किसी के साथ और कुछ और बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहा है ऑक्सीजन, सतह पर अधिशोषण हो रहा है ऑक्सीजन का और जा रहा है कौन, CO2। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है। उत्क्रमणीय बच्चों वो होता है कि जिसमें क्या हो, जो चीज़ है वैसा ही रिवर्स हो जाए। ठीक है, यहाँ वैसा नहीं होता, तो ये उत्क्रमणीय नहीं है, यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। जबकि ये वाला जो है वो एक क्या है, रिवर्सिबल प्रक्रम है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन ही जा रहा है, जब इसका डिसऑप्शन हो रहा है यानी विशोषण हो रहा है, तो यह कैसा प्रक्रम है, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा है, अनुत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है। ठीक है, जब हम लिखते हैं बच्चों बार बार तो आपको याद होता है, इसीलिए हम बार बार लिखते हैं। नेक्स्ट बच्चों है यहाँ पर विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब होता है स्पेसिफिक नेचर, SPECIFIC, स्पेसिफिक नेचर। तो बच्चों स्पेसिफिसिटी की बात अगर की जाए तो पहला वाला कोई भी विशिष्ट नहीं है, यानी ये अविशिष्ट है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि निकिल धातु हो तभी हाइड्रोजन का अधिशोषण होगा, प्लैटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर
कोई विशिष्टता नहीं है कि ऐसा होगा तभी अधिशोषण होगा, तभी ये गैस इस सतह पर अधिशोषित होगी। ठीक है, धूल को जमने के लिए जरूरी नहीं है कि लकड़ी की मेज ही हो, चट्टान होगी तो वहां पर भी अधिशोषण हो जाएगा पत्थर की। मतलब अधिशोषण जो होता है भौतिक वाला, जहां दुर्बल वान डेर बल कार्य करते हैं, ये कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है, यानी कोई विशिष्टता नहीं है, कोई दिशा नहीं है, अदैशिक होता है। ये बच्चों सदैव दैशिक होता है, इसकी दिशा होती है डायरेक्शनल होता है, और ये एक विशिष्ट प्रक्रम है, यानी कि जैसे मैंने कहा चारकोल पर जब ऑक्सीजन आएगी तभी ऑक्सीजन का अधिशोषण होगा। अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरी गैस आएगी तो बच्चों वहां पर अधिशोषण नहीं होगा, यानी वहां पर फिर नया सरफेस प्रोडक्ट CO2 नहीं बनेगा। तो रासायनिक अधिशोषण बच्चों विशिष्ट होता है, यहाँ पर फिक्स है कि अधिशोष्य और अधिशोषक यही होने चाहिए, तभी दोनों के बीच में अधिशोषण होगा। तो रासायनिक अधिशोषण बहुत विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। यहाँ पहले से आपको पता है कि चारकोल की सरफेस है तो ऑक्सीजन जाएगा, तभी ऑक्सीजन CO2 चारकोल के साथ बॉन्ड बनाएगा, अथवा हर जगह ऑक्सीजन हर एक सतह पर जाकर के अधिशोषित होकर जरूरी नहीं है कि वो रासायनिक अधिशोषण ही दिखाए। रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोष और अधिशोषक निश्चित हैं कौन कौन से होने चाहिए, मतलब विशिष्ट है। ठीक है, जैसे हम कहते नहीं है, हम लोग अपने भी दैनिक जीवन में ऐसे शब्द बहुत बार प्रयोग करते हैं कि भाई ये विशेष चीज़ है, इसको हमें इस तरीके से ही करना है। ठीक है, कई बार हमारे घर में विशेष लोग आते हैं, विशेष मेहमान आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कई बार जीजू जी आते हैं तो उनके लिए विशेष चीज़ें की जाती हैं, विशेष तैयारियां की जाती हैं। तो जब पहली दूसरी बार आते हैं तो इसीलिए बच्चों इसे कहा जाता है विशिष्ट। ठीक है, तो विशिष्ट का मतलब हो गया कि जो चीज़ स्पेसिफिक हो, जो केवल उसी के लिए हो। ठीक है, और अविशिष्ट का मतलब सबके लिए कॉमन। ठीक, तो कौन अविशिष्ट होता है बच्चों? भौतिक अधिशोषण। और विशिष्ट कौन सा होता है? रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण की ऊष्मा, जब भी मैंने कहा अधिशोषण होता है तो ऊष्मा सदैव उत्सर्जित होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अधिशोषण में ऊष्मा सदैव क्या होती है? उत्सर्जित होती है, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अब यहाँ प्रश्न आया कि कितनी कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो डिपेंड करेगा कौन सा अधिशोषण है। अगर भौतिक अधिशोषण है तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी 20 से 40 किलो जूल पर मोल की निम्न ऊष्मा प्राप्त होगी। अगर रासायनिक अधिशोषण है तो बच्चों यहाँ पर 80 से 240 किलो जूल के बीच की कोई भी ऊष्मा प्राप्त हो सकती है। यह एक उच्च एनर्जी यानी हाई एंथैल्पी है। तो यहाँ हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, यहाँ लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अधिशोषण ऊष्मा का मान यानी डेल्टा जी का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है? होता तो नेगेटिव है, ये भी मान नेगेटिव में -20 से -40 जो भी है, और -80 से 240। तो प्राप्त जो ऊष्मा हो रही है वो डेल्टा एच लगा है, तो निश्चित तौर पर है कि नेगेटिव में ही होगा। दोनों वैल्यू नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस में मिलेगी, जैसे -70 मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या है? भौतिक है। अब मान लो मिल रही है माइनस का 190, तो मतलब ये 80 से 240 के बीच में आ गया, यानी कि रासायनिक अधिशोषण है। तो चूंकि यहाँ स्टेबल बॉन्ड बनते हैं इसीलिए बच्चों यहाँ पर ज़्यादा स्थायी होता है, और जितना जितना स्थायी तो बढ़ता जाएगा, ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा निर्मुक्त होगी। जब भी एक कम स्थायी प्रक्रम अधिक स्थायी प्रक्रम में परिवर्तित होता है तो सदैव ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, लेस स्टेबल चीज़ मोर स्टेबल में कन्वर्ट होती है तो ऊष्मा हमेशा उत्सर्जित होती है। अब सोचो, गैस के अणु हवा में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते सरफेस पे आके जुड़ गए, उड़ते उड़ते सरफेस पे आके क्या हो गए? जुड़ गए। तो उनकी ऊर्जा घटी कि नहीं घटी? तो ऊर्जा जो घटी वही ऊर्जा उन्होंने निर्मुक्त कर दी यहाँ पर। तो भौतिक में कम ऊर्जा निकलती है, रासायनिक में अधिक ऊर्जा निकलती है। अधिशोष्य की परतें, तो बच्चों भौतिक अधिशोषण बहुपर्ती होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड का मतलब यह है कि यहाँ पर कई तरह के अधिशोष्य, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही केवल निकल पे, और कई तरह की भी गैसेस आकर के जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बहुपर्ती है, मल्टी लेयर्ड है। मल्टी मॉलिक्यूल्स कई तरह की परतों में ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जम सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक परती होता है, मोनो लेयर्ड होता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कई तरह की परतें यहाँ पर जुड़ जाएं। तो मल्टी लेयर्ड ये होता है और मोनो लेयर्ड ये होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सतह उत्पाद, यहाँ समझिए भौतिक अधिशोषण में कोई भी नया सतह उत्पाद नहीं बनता। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ही जाएगा, जब सतह से छोड़ेगा सतह को डिसऑप्शन होगा। यहाँ बच्चों एक रासायनिक उत्पाद बन जाता है, रासायनिक क्रिया हो जाती है, सतह उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, आया था O2, सतह के साथ बन गया CO2।
ठीक है। दोनों का ग्राफ जरूर आप देख लें, दोनों के ग्राफ में क्या अंतर है। इसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो धीरे धीरे घटता है, ताप जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो इधर जाने पे क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो इधर जाने पे जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चों क्या है, जो अधिशोषण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप इधर जाने पे ताप बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर और x/m क्या अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ताप को बढ़ा रहे हैं बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, देखो ताप बढ़ाने पे बढ़ रहा है, 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 और एक पॉइंट तक ताप बढ़ाने पर देखिए ये बढ़ा, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट तक देखिए ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब जब आप आगे ताप बढ़ा रहे हो तो अब आगे ताप बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी ताप बढ़ाने पर अब इसका मान घट रहा है। तो वही चीज़ मैंने कहा कि सभी तापों पर होता है, शुरुआत में ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ता है और फिर उसके बाद ये घटने लगता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर शुरुआत में बढ़ता है और फिर उसके बाद घटता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, है ना। पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, फिर घटता है, फिर घटता है, ठीक है। तो ये बात बच्चों आप इसी के आगे ऐसे जोड़ सकते हो, पहले ताप बढ़ाने पे बढ़ता है फिर घटने लगता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दोनों के ग्राफ हैं, भौतिक अधिशोषण का ग्राफ ऐसा बनेगा, रासायनिक का ऐसा बनेगा। कई बार ग्राफ बन के पेपर में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये ग्राफ किसका है। तो फिजिकल का इस तरह ग्राफ बनता है और केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ इस तरह बनता है। तो बच्चों दोनों में ये अंतर है, इन अंतरों को आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बसा लीजिए, ये बहुत काम के हैं। और इससे आपके यहाँ एक 100% क्वेश्चन 2023 में आपके यहाँ आएगा, 100%, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 100% क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बसा लें। तो 2023 में 100% एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जरूर मिलेगा। दोनों में अंतर लिखने को 4 आपको मिनिमम आने चाहिए, 6 भी लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है। एक बार इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखा आपने, इन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन आपके यहाँ इस बार 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। बच्चों आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, हालांकि मेरा प्रयास था कि पूरा कंप्लीट करा देंगे लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और जानेंगे बच्चों एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स यानी अधिशोषण समतापी वक्रों को, ठीक है। तो इसके लिए आपके यहाँ फ्रेंडलिक और लैंगम्योर के 2 समतापी वक्र हैं, उनको भी समझेंगे, उनको भी जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू ऑल।